Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे व्हाट इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज। इन दोनों को आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं वंस अगेन आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे मटीरियल्स की कि मटेरियल हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें से नंबर 1 हमारे पास है बेबिट मेटल, जो कि बेसिकली अलॉय होता है किसका, टिन बेस का एंड लीथ बेस का। ठीक है, ये हमारे पास बेबिट मेटल अलॉय होता है। द सेकेंड वन इज द ब्रोंज विच इज द अलॉय ऑफ गन मेटल एंड फॉस्फोरस ब्रोंज। द थर्ड वन इज द कास्ट आयरन। द फोर्थ वन इज द सिल्वर एंड द फिफ्थ वन इज द कार्बन ग्राफाइट एटसेट्रा। आप इन तमाम मटेरियल्स की अगर फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि पिक्चर्स देखें तो वो आप जस्ट गूगल पे आप लिखेंगे जी कास्ट आयरन, तो आपको उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज एंड ईच एंड एवरीथिंग शो हो जाएगी। मैं जस्ट यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास जो बेसिकली बेरिंग्स में मटेरियल यूज होते हैं वो कौन से मटेरियल्स होते हैं। तो वो मैंने आपको बता दी कि हमारे पास 5 मटेरियल्स। बेबिट मेटल दिखता कैसे है? बेबिट मेटल कुछ इस शेप का होता है हमारे पास, इस तरह चंक्स जो है, चंक ऑफ मेटल कुछ इस टाइप का होता है, इस शेप का दिखाई देता है, जो बेसिकली यूज होता है फॉर द डिजाइन ऑफ गियर्स एंड फॉर द डिजाइन ऑफ बेरिंग्स। तो ये हमारे पास बेबिट मेटल यूज होता है। चलिए जाते हैं और बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। कौन से मटेरियल? बेरिंग मटेरियल की बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की। तो जिसमें से नंबर 1 हमारे पास है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द सेकंड वन इज द फटीग स्ट्रेंथ, द थर्ड वन इज द कन्फॉर्मेबिलिटी, द फोर्थ वन इज द एम्बेडेबिलिटी, द फिफ्थ वन इज द बॉन्डेबिलिटी, द सिक्स्थ वन इज द कोरोजन रेजिस्टेंस, सेवंथ वन इज द थर्मल कंडक्टिविटी एंड द लास्ट वन एंड द 8th वन इज द थर्मल एक्सपेंशन। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी? मटेरियल की। कौन से मटेरियल की? जो बेरिंग्स को बनाने के लिए हमारे पास यूज होते हैं। ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट फॉर्म, जल्दी जल्दी। तो बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है जान लेते हैं। द बेरिंग मटेरियल शुड हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी जो आप मटेरियल यूज करेंगे उसकी जो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो हमारे पास हाई होनी चाहिए। टू विद स्ट्रेंथ, क्यों? टू विद स्ट्रेंथ विद द मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर सो एज टू प्रिवेंट एक्सट्रूशन और प्रिवेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द बेरिंग। यानी हमारे पास इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस वजह से मजबूत होनी चाहिए ताकि बेरिंग को किसी भी किस्म के दबाव की वजह से वो कंप्रेस ना हो सके, जो हमारे पास मटेरियल है उसमें डेंट ना आए, वो कंप्रेस ना हो जाए। इसी वजह से हमारे पास जो मटेरियल होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यानी कंप्रेसिव फोर्सेस जब लगती हैं एक मटेरियल पर, 2 फोर्सेस लग रही हैं, फोर्स F1 एंड F2, तो वो मटेरियल को क्या करेंगी? कंप्रेस करेंगी। तो ये कंप्रेशन मटेरियल की जो है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो हाई होनी चाहिए। सेकंड हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है फटीग स्ट्रेंथ। फटीग स्ट्रेंथ क्या होता है? द बेरिंग मटेरियल शुड हैव सफिशिएंट फटीग स्ट्रेंथ, यानी उसकी जो फटीग स्ट्रेंथ है वो हमारे पास हाई होनी चाहिए, सो दैट इट कैन विदस्टैंड रिपीटेड लोड विदाउट डेवलपिंग सरफेस फटीग क्रैक्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फटीग स्ट्रेंथ होती क्या है। जब भी एक एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारे पास एक हैमर है और हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल है। जब हम बाय द हेल्प ऑफ हैमर मेटल के ऊपर बार बार हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं, यानी उस पर हिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड जो हमारी डिजायर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट करने के लिए हम तब तक हैमरिंग करते हैं जब तक वो हमें मिल नहीं जाती। तो ये रिपीटेडली, ये जो हैमरिंग हम कर रहे हैं बार बार, ये साइक्लिक फॉर्म में, इसे कहते हैं रिपीटेड लोड। अगर इन रिपीटेड लोड की वजह से हमारे पास किसी मटेरियल्स में क्रैक्स आ जाते हैं और फाइनली वो फेलियर हो जाती है, फेलियर अकरेंस ऑफ फेलियर हो जाती है, तो उसे कहते हैं फटीग बाय रिपीटेडली अप्लाइड लोड। तो हमारे पास जो बेरिंग मटेरियल है उसमें ये हमने कोशिश करनी है कि वो फटीग जो उसकी स्ट्रेंथ है वो हमारे पास हाई होनी चाहिए ताकि उसमें किसी किस्म के क्रैक्स ना आए बाय रिपीटेडली अप्लाइड लोड। चले बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कंफर्मेबिलिटी। ये क्या कहता है हमें? कंफर्मेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ बेरिंग मटेरियल टू एकोमोडेट शाफ्ट डिफ्लेक्शन।
यानी कंफर्मेबिलिटी का बेसिक जो पर्पस ये है कि वो कोशिश करता है कि जो हमारे पास शाफ्ट में डिफ्लेक्शन आए वो डिफ्लेक्शन को क्या करता है, इग्नोर करता है, यानी उसकी डिफ्लेक्शन को खत्म करता है, कोशिश करता है कि उसमें किसी किस्म की डिफ्लेक्शन ना आए। एंड बेरिंग इन एक्यूरेसी बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट एक्सेस वेयर एंड हीटिंग, वो क्या करता है, बेरिंग का जो मटेरियल होता है वो हमारे पास शाफ्ट की अलाइनमेंट को अपनी मेंटेन रखने के लिए क्या करता है, खुद पे वो जो फोर्सेस हैं उसको क्या कर लेते हैं, ले लेता है, बगैर किसी वेयर, बगैर पोजीशन खराब किए हुए किसकी, शाफ्ट की, और ना ही उसको किसी किस्म की हीटिंग प्रोड्यूस किए हुए। यानी जो सिचुएशन अक्रंस हो जाती है किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस की वजह से, तो ये कंफर्मेबिलिटी जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ये क्या करती है मटेरियल की, कि वो उसको क्या कर लेती है, फेस कर लेती है और उसको हैंडल कर लेती है और शाफ्ट को जो है अपनी पोजीशन में मेंटेन रखती है, ताकि किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस की वजह से मशीन में कोई डिस्टर्बेंस ना आए और कोई फ्रैक्चर अकर ना हो। तो ये थी कंफर्मेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं एम्बेडेबिलिटी कि ये क्या होता है प्रोसेस। ठीक है, ये बेसिकली किस किस्म की प्रॉपर्टी है, तो कहते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ बेरिंग मटेरियल टू एकोमोडेट और embedded smart particles or dust, grit, etc. without scoring the material of the journal। क्या होता है कि जब भी हमारे पास दो मेटल्स आपस में जब भी फ्रिक्शन फॉर्म में हो या हमारे पास आपस में कांटेक्ट में हो, लेकिन किस में, डायनेमिक पोजीशन यानी कि मोशन में हो, तो वहां पर उनमें अगर कोई भी किसी किस्म का डस्ट पार्टिकल बीच में आ जाता है तो उससे अक्रंस ऑफ क्या होती है, स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होती है, स्कोरिंग में आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक शाफ्ट है, ठीक है, वो बेरिंग के साथ लगा हुआ है, बेरिंग हमने इससे रिमूव कर दिया तो यहाँ पर ये कुछ स्क्रैचेस आपको नजर आ रहे हैं। ये किस वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से और ग्रिट की वजह से, जो हमारे पास इन दोनों मेटल्स के आपस में जो कांटेक्ट है उसमें आ गया था, यानी रेजिस्टेंस बन के, जिसकी वजह से फ्रिक्शन हुई, फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास मेटल खराब हुआ। तो एम्बेडेबिलिटी ऑफ मटेरियल ये होता है कि वो फ्रिक्शन को रॉड, मतलब जो हमारे पास शाफ्ट है उस पर किसी किस्म की भी स्कोरिंग होने से बचाते हैं और वो उसमें वो जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको खुद में एम्बेड कर लेता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉन्डेबिलिटी। बॉन्डेबिलिटी क्या होता है, मैनी हाई कैपेसिटी बेरिंग्स आर मेड बाय बॉन्डिंग one or more thin layer of a bearing material to a high strength steel shell. Thus the strength of the bond, that is bondability, is an important consideration in selecting bearing material। क्या होता है कि जो हमारे पास बेरिंग मटेरियल होता है, हाई कैपेसिटी की बात जब हम करें तो हाई कैपेसिटी बेरिंग जो होता है वो बनाया जाता है बॉन्डिंग, किसकी बॉन्डिंग से, एक या दो या तीन या चार, यानी बहुत सारी थिन लेयर्स ऑफ द मेटल से क्या होता है हमारे पास एक खास हाई कैपेसिटी बेरिंग बनता है। तो हमने कोशिश ये करना है कि जो हमारे पास इस चीज की कंसिडरेशन करनी है कि जो हम बेरिंग सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बॉन्डेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा हो, यानी 1 2 3 4 अगर हमारे पास थिन लेयर्स हैं किस चीज की, मेटल शीट की, ठीक है, ये आपस में बॉन्ड हुई हुई है, तो हमने कोशिश करनी है कि हाई स्ट्रेंथ या हाई कैपेसिटी बेरिंग हमने सेलेक्ट करना है जिसकी जो लेयर्स की बॉन्डेबिलिटी है वो काफी हाई हो। ठीक है, ये बॉन्डेबिलिटी था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कोरोजन रेजिस्टेंस। जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे कोशिश हमने ये करनी है, कोरोजन मीन जंग लग जाना, किसी मेटल को जंग लग जाना। ये ना हो कि आप वो वाला मेटल बेरिंग यूज कर लें कि जो अक्सर आपने देखा होगा, ये गाड़ियों के कुछ पार्ट्स होते हैं उसमें कुछ बेरिंग्स होते हैं तो वो ड्यू टू लुब्रिकेंट या वाटर की वजह से वो क्या हो जाते हैं, कोरोडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल में रेजिस्टेंस आता है। इससे क्या होता है, गैप आ जाता है किसमें, शाफ्ट में एंड बेरिंग्स में, तो हमारे पास जो मोशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। तो कोशिश ये करनी है कि कोरोजन फ्री हमने क्या लेना है, बेरिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। द बेरिंग मटेरियल शुड बी ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। यानी हाउ थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो डिफाइन किया जाए कि थर्मल कंडक्टिविटी एक्चुअली क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है बेसिकली हमारे पास एक मटेरियल की एबिलिटी होती है कि वो किस हद तक जो है हमारे पास हीट को जो है वो क्या कर सकता है, अपनी अंदर से कंडक्ट कर सकता है। तो हमने वो वाला बेरिंग मटेरियल सेलेक्ट है, द बेरिंग मटेरियल शुड बी ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास हाई हो। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, द बेरिंग मटेरियल शुड बी ऑफ लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी जो अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, पहले इसको देख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिस्क्राइब्स हाउ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद अ चेंज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक
मेटल का पीस ले लें, ठीक है। हम जब उसको हीट करते हैं तो हीट होने से मेटल क्या होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। यानी द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिस्क्राइब हाउ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। तो कोशिश करनी है कि हमने वो बेरिंग मटेरियल सेलेक्ट करना है। बेरिंग का जो बेसिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। ये ना हो कि हमारे पास हीटअप हो, बेरिंग हमारे पास इतना बड़ा एक्सपेंड हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास काफी ज्यादा स्पेस आ जाएगा और हमारे पास जो मोशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी। तो थर्मल एक्सपेंशन का भी हमने ख्याल रखना है। इसी के साथ हमारी जो टॉपिक्स थी, मटेरियल ऑफ बेरिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिंग जो थी वो हमने डिस्कस कर ली है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड वंस अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।